नमस्ते आप सभी को। तो अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में हम लोगों ने ये सारा चीज़ देख लिया है। ये पहला टॉपिक जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन किसको कहते हैं, आइडेंटिटी ब्रीफली हम लोगों ने देखा क्या होता है, फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। अभी तक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देखा हम लोगों ने, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये सब कैसे निकालते हैं और इसके बेसिस पर हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए थे पिछले लेक्चर में। अब आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोग थोड़ा सा आइडेंटिटी का कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कहाँ पर यूज़ हो सकता है, और फिर उसके बाद देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स कैसे होता है, और फिर कॉमन रूट कंडीशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स मतलब जैसे एक क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, उसका रूट्स है अल्फा बीटा, फिर दूसरा क्वाड्रेटिक निकालना है जिसका रूट्स अल्फा प्लस थ्री बीटा प्लस थ्री होगा, तो वो निकालना होगा, तो उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। फिर कॉमन रूट कंडीशन मतलब कि जैसे दो क्वाड्रेटिक दिया हुआ है तो दोनों क्वाड्रेटिक के बीच में कॉमन रूट क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं, पहले ये देखते हैं कुछ नोट्स। तो पहला क्या है कि इफ़ द एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स इज नॉट रिफर्ड टू एज क्वाड्रेटिक, then we will analyze it in two cases, one with a is equal to 0 and second with a is not equal to 0। तो यही चीज़ जो स्टार्टिंग से मैं कहता आ रहा हूँ कि बस अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये एक क्वाड्रेटिक है। इसके साथ साथ कंडीशन क्या होना चाहिए कि ए बी सी कॉन्स्टेंट होना चाहिए एंड ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0 अगर इसको क्वाड्रेटिक कहना है। तो अगर क्वाड्रेटिक नहीं कहा गया है, बस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया गया है और फिर मान लो कि ये दिया गया ए बी सी कॉन्स्टेंट है, लेकिन ए के बारे में पता नहीं है, तो हमें दो केस में इवेल्युएट करना पड़ेगा। एक केस जिसमें कि ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो उस केस में इसको क्वाड्रेटिक की तरह ट्रीट करेंगे, और फिर जिस केस में ए इज इक्वल टू 0 फिर आगे चेक करना पड़ेगा। तो ये किसी किसी क्वेश्चन में काम आ सकता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आइडेंटिटी के बारे में। आइडेंटिटी के बारे में मैंने क्या कहा कि हमारे पास आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे लेफ्ट हैंड साइड में जो भी लिखा हुआ है और राइट हैंड साइड में जो भी लिखा हुआ है दैट शुड सेटिस्फाई फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो मान लो x प्लस टू इज इक्वल टू टू टाइम्स एक्स प्लस टू, तो इसमें x का वैल्यू कुछ भी रख दो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में दोनों सेम ही वैल्यू आएंगे, तो उसको जो है हम लोग आइडेंटिटी कहेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो अगर ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक है तब फिर क्वाड्रेटिक है मतलब ए बी सी कॉन्स्टेंट है एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर वो सब सेटिस्फाई हो रहा है तब फिर ये क्या है, ये एक इक्वेशन है। इक्वेशन का मतलब क्या होगा कि x का बस कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ही इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर ये क्वाड्रेटिक है तब फिर एग्जैक्टली टू रूट्स होने चाहिए, मतलब कि x के बस दो वैल्यूज ऐसे होंगे जिसके लिए ये सेटिस्फाई हो रहा होगा। अब वो दोनों रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं, रियल डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, रियल इक्वल भी हो सकते हैं एंड सो ऑन। तो फिर अगर ये कहा जा रहा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, दिस इज सेटिस्फाइड फॉर मोर देन टू डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ एक्स गिवन ए बी सी आर कॉन्स्टेंट। तो ए बी सी कॉन्स्टेंट दिया गया है लेकिन ए के बारे में हमें नहीं पता है कि 0 है कि नहीं। तो फिर इसमें क्या कह रहा है कि अगर दो से ज्यादा रूट्स आ गए तो देन इट विल बी एन आइडेंटिटी, दैट इज इट विल बी ट्रू फॉर ऑल एक्स। Also in this case a is equal to b is equal to c is equal to 0, that is given equation is 0 times x square plus 0 times x plus 0 is equal to 0। तो इस टाइप से इक्वेशन लिखा गया। तो इसमें x का कुछ भी वैल्यू डाल दो तो आपको लेफ्ट हैंड साइड हमेशा 0 मिलेगा, राइट हैंड साइड 0 है ही। तो दिमाग में क्या रखना है कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस टाइप से है हमारा क्वाड्रेटिक, और फिर इसका तीन से दो से ज़्यादा रूट्स आ रहा है, एग्जैक्टली दो रूट्स आना चाहिए, दो से ज़्यादा रूट्स अगर आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि a 0 होगा, b 0 होगा, c 0 होगा। अगर हमें ये पता है कि ये क्वाड्रेटिक है तब इसका दो रूट्स होना चाहिए, तो उस केस में क्या हो जाएगा a इज़ नॉट इक्वल टू 0। लेकिन अगर ये क्वाड्रेटिक नहीं है तो इसका क्या मतलब हो गया, ये दो से ज़्यादा रूट्स आ रहा है हमारे पास यहाँ पर, तो इसका मतलब ये क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। तो उसमें a भी 0, b भी 0, c भी 0। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो मान लो ये क्वेश्चन हमें दिया गया है कि प्रूव दैट x माइनस ए टाइम्स एक्स माइनस बी बाई सी माइनस ए टाइम्स सी माइनस बी टाइम्स सी प्लस एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी ए माइनस बी ए माइनस सी टाइम्स ए प्लस एक्स माइनस सी बाई बी माइनस ए बी माइनस सी टाइम्स बी इज इक्विवेलेंट टू एक्स। ये तीन इक्वल टू साइन मतलब इक्विवेलेंट। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि टू प्रूव, तो ये x को पहले तो यहाँ पर हम लोग क्या देख सकते हैं कि ए बी सी तीनों इक्वल नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ए सी के इक्वल हो गया तो फिर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा अनडिफाइंड, सी बी के इक्वल हो गया डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा अनडिफाइंड, ए बी के इक्वल हो गया डिनोमिनेटर 0 अनडिफाइंड। तो ये ए बी सी जो है वो तीनों डिस्टिंक्ट, थ्री डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ है। तो सबसे पहले वो नोट करना है हम लोग को।
फिर अगर हम लोग को ये दिखाना है कि ये एक आइडेंटिटी है, तो हम लोग सिमिलर क्या दिखा सकते हैं कि इसको माइनस एक्स दोनों साइड ऐड कर दिया, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये अगर हम लोगों ने आइडेंटिटी दिखा दिया तो फिर ये वाला पहला भी प्रूव हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या कहा कि ये वाला जो पूरा लेफ्ट हैंड साइड में है उसको हम लोग एफ एक्स कहते हैं। ठीक है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू दिस थिंग एक्स माइनस ए टाइम्स एक्स माइनस बी बाई सी माइनस ए सी माइनस बी टाइम्स सी एंड सो ऑन, लास्ट में माइनस एक्स। तो अब अगर एल एच एस में देखोगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, ये अगर मल्टीप्लाई करोगे एक्स माइनस ए टाइम्स एक्स माइनस बी, तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, फिर एक्स का टर्म आएगा, फिर कांस्टेंट आएगा, और नीचे तो कांस्टेंट है ही। फिर यहाँ पर क्या आएगा, तो इसमें दिया गया है कि ए बी सी कांस्टेंट है। फिर यहाँ पर क्या आएगा कि आपका एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, फिर एक्स का आएगा, फिर आपके पास कांस्टेंट आएगा, फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर आएगा, फिर एक्स का टर्म आएगा, फिर कांस्टेंट आएगा, फिर यहाँ पर एक्स का टर्म है। तो अगर सबको कंबाइन करोगे तो उसमें क्या होगा कि एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, फिर एक्स का टर्म आएगा, फिर कांस्टेंट आएगा। तो एल एच एस जो है इस फॉर्म में आ जाएगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। लेकिन ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं ये अभी हमें नहीं पता है। क्वाड्रेटिक के लिए क्या होना चाहिए, ए बी सी कांस्टेंट होना चाहिए, ए शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो वो सब अभी हमें पता नहीं है कि ये ज़ीरो होगा कि नहीं होगा एंड सो ऑन। तो एक तो तरीका क्या है कि फाइंड आउट कर लो, इसको पूरा इस फॉर्म में लिख लो और फिर मिलेगा ए ज़ीरो बी ज़ीरो सी ज़ीरो। लेकिन दूसरा क्या तरीका है कि एफ एक्स ये हो गया, अब हमें पता है कि ये इस फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसके हम लोग देखते हैं कितने रूट्स हैं। अगर दो से ज़्यादा रूट्स मिल गए एफ एक्स के, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो जो है वो एक आइडेंटिटी है ना, और उस केस में ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो इस केस में देखते हैं कितना रूट्स है। तो यहाँ पर ये देखो, अगर मैं x के जगह पर a डालता हूँ f ऑफ a, तब फिर क्या हो जाएगा a माइनस ए, ये वाला टर्म ज़ीरो, तो ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा। फिर a माइनस ए, ये ज़ीरो, तो फिर ये वाला टर्म जो है ये ज़ीरो, तो ये वाला ज़ीरो, ये वाला ज़ीरो। फिर यहाँ पर क्या बचेगा आपका a माइनस बी, तो a माइनस बी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि a b इक्वल नहीं है। फिर a माइनस सी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, फिर बचेगा a, फिर माइनस ए, तो a माइनस ए ज़ीरो हो जाएगा, तो f ऑफ a जो है वो भी ज़ीरो हो जाएगा। फिर f ऑफ b निकालो, तो b में फिर से क्या हो जाएगा b माइनस बी, ये वाला टर्म ज़ीरो हो जाएगा, b माइनस बी, ये वाला टर्म ज़ीरो हो जाएगा। ये वाले टर्म में b माइनस ए कैंसिल, b माइनस सी कैंसिल, बचेगा b, तो b माइनस बी विल बी ज़ीरो, तो f ऑफ b भी ज़ीरो हो गया। फिर f ऑफ c निकालो, f ऑफ c निकालोगे तो क्या हो जाएगा c माइनस सी, ये वाला टर्म जीरो, c माइनस सी, ये वाला टर्म जीरो, यहाँ पर c माइनस ए कैंसिल, c माइनस बी कैंसिल, c बचेगा c माइनस सी ज़ीरो। तो यहाँ पर क्या हो गया, f ऑफ a भी ज़ीरो आ गया, f ऑफ b भी ज़ीरो आ गया, f ऑफ c भी ज़ीरो आ गया, एंड a b c आर डिस्टिंक्ट, हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही कहा था। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो एफ एक्स है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, तो एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, इसके दो से ज़्यादा रूट्स हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक आइडेंटिटी ही लिखा हुआ है। तो आइडेंटिटी मतलब ये ए आपका ज़ीरो होना चाहिए, बी आपका ज़ीरो होना चाहिए, सी आपका ज़ीरो होना चाहिए। हेंस एफ एक्स विच इज ऑफ फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हैज़ मोर देन टू रूट्स, हेंस एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो मस्ट बी एन आइडेंटिटी। तो अगर हम लोगों ने इसको एज एन आइडेंटिटी प्रूव कर दिया तो फिर ये भी अपने आप प्रूव हो गया, दोनों साइड एक्स को जोड़ दो। ठीक है, तो ये बस एक एग्जाम्पल था। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देख लो रिवाइंड करके जो भी मैंने अभी कहा है। लेकिन इन समरी बस ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो है और फिर दो से ज़्यादा एक्स का वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मोर देन टू डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ एक्स, तो उसका मतलब क्या हो गया कि ये लेफ्ट हैंड साइड में बस ज़ीरो टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस ज़ीरो टाइम्स एक्स प्लस ज़ीरो लिखा हुआ है इज इक्वल टू आइडेंटिटी एक लिखा हुआ है जिसमें ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब कुछ और देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। एक क्या हो गया कि अगर अल्फा इज अ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, उसका अल्फा रूट है, मतलब क्या हो जाएगा कि ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तब फिर क्या कह रहा है ये कि देन एनी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ऑफ अल्फा, मतलब अल्फा में कोई भी आप पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिख दो, दैट कैन बी रिड्यूस्ड इनटू लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ अल्फा। तो इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है अल्फा का, तो सीधा एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो मान लो मेरे पास अल्फा है जो कि ये क्वाड्रेटिक का रूट है,
तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या है, ये यहाँ पर है अल्फा में एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है कि ये पॉलिनोमियल को हम लोग लीनियर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ अल्फा। तो ये एक रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है कि कोई भी पॉलिनोमियल है, ठीक है, मान लो कि इसका हाईएस्ट डिग्री क्या है 4, तो इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं एक पॉलिनोमियल से अल्फा में ही, जिसका कि डिग्री है 2, हाईएस्ट डिग्री है 2 अल्फा स्क्वायर। तो जो रिमाइंडर बचेगा वो उसका मैक्सिमम जो डिग्री होगा रिमाइंडर का, वो जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं उससे एक कम हो सकता है। तो अगर हम लोग इसको इससे डिवाइड करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 5, तब फिर जो रिमाइंडर बचेगा वो या तो कांस्टेंट होगा या तो फिर वो लीनियर एक्सप्रेशन हो जाएगा अल्फा में, ठीक है। तो बस इसी को यहाँ पर एज एन एग्जांपल दिखाते हैं। तो इसमें हो क्या रहा है कि ये हमारा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है अल्फा 4 प्लस 5 अल्फा क्यूब प्लस 7 अल्फा स्क्वायर प्लस 8 अल्फा माइनस 9। अब हमारे पास ये पता है अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको इससे डिवाइड कर देंगे अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 5 से। तो अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, कुछ डिवाइजर आएगा प्लस फिर कुछ रिमाइंडर बचेगा। तो ये जो क्वोशंट है ये तो 0 है, अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 5। तब फिर हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये वाला चीज़ 0 हो जाएगा और फिर बस रिमाइंडर बचेगा। तो ये जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है इसको हम लोग इसके इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, जो भी हमारा रिमाइंडर बचेगा। तो इसका काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प आ सकता है। तो इसको देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो मान लो हमारे पास ये है अल्फा 4 प्लस 5 अल्फा क्यूब प्लस 7 अल्फा स्क्वायर प्लस 8 अल्फा माइनस 9। तो हम लोग को क्या करना है कि इसको डिवाइड करना है इससे अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 5, मतलब कि दिस इनटू डिवाइजर प्लस सम रिमाइंडर, इस फॉर्म में लिखना है। तो या तो पहले जैसे बच्चे में करते थे कि अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 5 यहाँ पर लिखा, यहाँ पर ये लिखा पूरा एक्सप्रेशन, फिर इसको सिंप्लीफाई करते गया। तो पहले क्या कर सकते हैं कि अल्फा टू द पावर 4 हटाना है तो अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पर क्या आएगा अल्फा 4 प्लस 3 अल्फा क्यूब प्लस 5 अल्फा स्क्वायर, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये माइनस माइनस माइनस, तो अल्फा 4 ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 2 अल्फा क्यूब प्लस 2 अल्फा स्क्वायर, फिर ये आएगा 8 अल्फा माइनस 9। फिर 2 अल्फा क्यूब कैंसिल करना है तो प्लस 2 अल्फा कर दो तो 2 अल्फा क्यूब आ जाएगा, फिर 6 अल्फा स्क्वायर 10 अल्फा, फिर माइनस कर दो दोनों को, माइनस 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 तो माइनस माइनस कैंसिल, माइनस 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 9। फिर इसको कैंसिल करना है तो माइनस 4, तो माइनस 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 12 अल्फा माइनस 20, फिर से सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये कैंसिल, फिर बचेगा 10 अल्फा प्लस 11। अब इसको यहाँ पर इसको कैंसिल नहीं कर सकते, तो ये हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज इक्वल टू दिस अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 5 टाइम्स दिस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 4 प्लस 10 अल्फा माइनस 11। तो अब इसमें ये क्या है, ये हमें पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 5 0 हो जाएगा, तो 0 टाइम्स दिस प्लस दिस, मतलब कि बस ये बचेगा 10 अल्फा माइनस 11। तो या तो इस टाइप से डिवाइड करके लिख सकते हैं या फिर ये वाला डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। तो डायरेक्टली कैसे लिखेंगे, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 5। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर हम लोग अल्फा टू द पावर 4 चाहिए। तो अल्फा टू द पावर 4 चाहिए मतलब क्या कि इसको अल्फा स्क्वायर चाहिए यहाँ पर, तभी अल्फा स्क्वायर अल्फा टू द पावर 4 आएगा। तो पहले ये वाला टर्म लिख दिया यहाँ पर अल्फा स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जैसे ये अल्फा स्क्वायर लिख दिया हम लोगों के पास, तो अल्फा स्क्वायर अल्फा टू द पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये अल्फा और अल्फा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा क्यूब आएगा, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा क्यूब फिर 5 अल्फा स्क्वायर आएगा, तो अल्फा क्यूब पहले देखते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा 3 अल्फा क्यूब, यहाँ पर हमें क्या चाहिए 5 अल्फा क्यूब। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि नेक्स्ट जो टर्म आएगा तो फिर उसमें हम लोग 2 अल्फा क्यूब ला सकते हैं। तो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर है तो यहाँ पर 2 अल्फा कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 अल्फा क्यूब, ठीक है। तो अल्फा क्यूब आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग को किसको एडजस्ट करना है, अल्फा स्क्वायर को, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों के पास क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 5 और यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा। तो अल्फा स्क्वायर कहाँ से आ रहा है उसको देखना पड़ेगा। तो अल्फा स्क्वायर ये 3 अल्फा को 2 अल्फा से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, और फिर 5 को अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 अल्फा स्क्वायर, तो टोटल 11 अल्फा स्क्वायर आ रहा है। और फिर हमें चाहिए क्या 7 अल्फा स्क्वायर, तो -4 कर देंगे तो -4 अल्फा स्क्वायर, तो फिर 11 अल्फा स्क्वायर -4 अल्फा स्क्वायर आपका 7 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर तक एडजस्ट हो गया यहाँ पर।
अब फिर बचेगा क्या, अल्फा और फिर कांस्टेंट का टर्म। तो अल्फा का यहाँ पर देखते हैं, तो अल्फा यहाँ पर कहाँ से आएगा, अल्फा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा तो नहीं आएगा, फिर 3 अल्फा को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 अल्फा आएगा, और फिर यहाँ से 10 अल्फा, तो -2 अल्फा आएगा, और फिर यहाँ पर 8 अल्फा चाहिए तो +10 अल्फा कर दो, तो 10 अल्फा -2 अल्फा आपका 8 अल्फा आ जाएगा। अब लास्ट में कांस्टेंट बचा है, तो कांस्टेंट यहाँ से आएगा बस -20 से, तो -20, फिर आपको यहाँ पर 9 चाहिए, तो अगर आपको 9 चाहिए तो आपको -20 +11 करना पड़ेगा। ये यहाँ पर गलती कर दिया मैंने, यहाँ पर +11 होगा, ठीक है। तो ये 10 अल्फा +11, 10 अल्फा +11, यहाँ पर भी रिमाइंडर हम लोग को 10 अल्फा +11 आएगा। तो ये जो मैंने पहले कहा कि या तो इस तरीके से कर लो, या फिर जो डायरेक्टली मैं समझाने का कोशिश किया यहाँ पर लॉजिकली, कि पहले α² + 3 अल्फा +5 लिखो, फिर सबसे पहले अल्फा जो हाईएस्ट पावर है उसको एडजस्ट करो, तो α² आएगा यहाँ पर, α⁴ हो गया। फिर हम लोग α³ को देखेंगे, तो 3 α³ आ रहा है हमें, और यहाँ पर 5 α³ चाहिए, तो 3 α³ + 2 α³, तो 2 अल्फा यहाँ पर लिख देंगे, तो 2 α³ आएगा यहाँ से, तो ये 5 α³ आ जाएगा। फिर α² को एडजस्ट करो, फिर लास्ट में अल्फा को और फिर कांस्टेंट को, तो यहाँ पर 10 अल्फा +11 होना चाहिए, ये प्लस होना चाहिए, ठीक है। तो ये शायद हो सकता है कि मैंने बोला ज़्यादा है यहाँ पर, तो एक बार वीडियो को फिर से देख लो ये वाला पार्ट, कि डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, फिर 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाना चाहिए। कुछ क्वेश्चन करते हैं और, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, x² - 3x - 7 = 0, देन कैलकुलेट दिस एक्सप्रेशन। तो जब भी इस टाइप से हम लोगों के पास दिया गया है कि अल्फा बीटा जो है इसके रूट्स हैं, तो सबसे पहले हम लोग को क्या समझ में आ जाना चाहिए, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है। एक तो ये दिया गया है कि अल्फा प्लस बीटा क्या है, -3/1, तो फिर अल्फा प्लस बीटा आपका 3 हो गया, फिर अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया -7, तो वो दो चीज़ तो दिया ही हुआ है कि सम प्रोडक्ट, ठीक है। फिर डिफरेंस भी चाहो तो निकाल सकते हो। और इसमें क्या दिया गया है कि अल्फा अगर इसका रूट है तो मतलब α² -3 अल्फा -7 विल बी इक्वल टू 0, फिर β² -3 बीटा -7 इज इक्वल टू 0। तो ये सब चीज़ हमेशा हम लोग यूज़ कर सकते हैं जब भी हमें सॉल्व करना है। फिर अब हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि α² + 5 डिवाइडेड बाई α - 3 है, प्लस β² + 5 डिवाइडेड बाई β - 3 है। तो दिमाग में एक हम लोग क्या सोच सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, अल्फा -3 टाइम्स बीटा -3, तो इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, अल्फा -3 टाइम्स बीटा -3। तो हाँ, बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि x² - 3x - 7 है, इसको हम लोग x - अल्फा टाइम्स x - बीटा लिख सकते हैं, जिसमें कि अल्फा बीटा इसका रूट है। तो अब हमें क्या चाहिए, अल्फा -3 बीटा -3, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से भी माइनस कॉमन, यहाँ से माइनस कॉमन, तो +1 हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख देंगे अल्फा -x टाइम्स बीटा -x। तो हमें क्या चाहिए, अल्फा -3 बीटा -3, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, x के जगह पर 3 को डाल दिया, तो यहाँ पर 3 को डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3² - 3 टाइम्स 3 -7, तो 9 -9 कैंसिल, तो -7, तो अल्फा -3 टाइम्स बीटा -3 इज इक्वल टू -7। तो ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर दिखाया कि कभी भी इस टाइप से अगर आपके पास आए सिमेट्रिक टर्म्स, सिमेट्रिक मतलब अल्फा बीटा को एक्सचेंज करते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अल्फा माइनस, मान लो कि हमें निकालना रहता है अल्फा -4 टाइम्स बीटा -4, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर x के जगह पर 4 को रख देते, तो अल्फा -4 टाइम्स बीटा -4 आ जाता। तो ये काफ़ी यूज़फुल है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, अल्फा -3 टाइम्स बीटा -3 आ गया। तो अब हम लोग अलग अलग तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक तो ये तरीका है कि हमें ये वाला प्रोडक्ट आ गया अल्फा -3 बीटा -3, तो अब हम लोग क्या सोच सकते हैं कि अगर मैं इसको पहले लीनियर टर्म बना दूं α² + 5 को, तो लीनियर आएगा यहाँ पर, तो लीनियर अगर आएगा तो फिर उसको मैं अल्फा -3 के टर्म्स में लिख दूंगा, फिर मैं सेपरेट कर दूंगा, तो एक टर्म आपका समथिंग बाई अल्फा -3 आ जाएगा, एक फिर आपका कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, समझ में नहीं आएगा तो अभी समझ में आ जाएगा। तो इसको लीनियर बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि α² अगर यहाँ पर डालेंगे, अल्फा यहाँ पर डालेंगे, तो क्या आ जाएगा, α² इज इक्वल टू 3α + 5, 3α + 7 सॉरी, तो α² क्या आ जाएगा, 3α + 7, तो ये क्या हो गया, 3α + 7 + 5, तो 3α + 12 हो गया ये। सिमिलरली ये क्या हो गया, 3β + 7 β² है ना, तो 3β + 12,
तो अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि 3 अल्फ़ा प्लस 12 है, डिनोमिनेटर में अल्फ़ा माइनस 3 है, तो हम लोग न्यूमरेटर में अल्फ़ा माइनस 3 ले आते हैं। तो 3 टाइम्स अल्फ़ा माइनस 3, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 3 अल्फ़ा तो आ गया, यहाँ पर -9 हम लोगों ने किया है, तो +9 करेंगे, तो 12 + 9 21, तो इसको ये लिख सकते हैं। फिर सेम चीज़ यहाँ पर बीटा के लिए भी कि 3 टाइम्स बीटा माइनस 3 प्लस यहाँ पर -9 हुआ तो +9, तो 12 + 9 21। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको सेपरेट कर दिया, तो 3 टाइम्स अल्फ़ा माइनस 3 बाई अल्फ़ा माइनस 3, तो अल्फ़ा माइनस थ्री कैंसिल, गिवन अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू 3, तो 3 आ गया यहाँ पर, प्लस फिर इसको और इसको सेपरेट कर दिया, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, गिवन बीटा इज़ नॉट इक्वल टू 3, तो फिर 3 + 3 आ गया, फिर प्लस क्या आ जाएगा 21 टाइम्स 1 बाई अल्फ़ा माइनस 3 प्लस 1 बाई बीटा माइनस 3, ठीक है। तो 3 + 3 6, प्लस फिर आपका 21 टाइम्स, फिर यहाँ पर एलसीएम ले लिया, बीटा माइनस 3 प्लस अल्फ़ा माइनस 3, तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 6 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा माइनस 3 टाइम्स बीटा माइनस 3, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 6 + 21 टाइम्स, फिर ये अल्फ़ा माइनस 3 टाइम्स बीटा माइनस 3, ये तो हमें पता है कि -7 है, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा हमें पता है कि 3 है, तो 3 - 6 -3, तो -3 व -7, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, 7 3, तो 3 टाइम्स 3 9, तो 6 + 9 15, और ये अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू 3 मैंने जो कहा, तो ये यहीं से अगर अल्फ़ा 3 हो गया बीटा 3 हो गया तो फिर ये अनडिफाइंड हो जाएगा एक्सप्रेशन, ठीक है। ये पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या है करने का, तो अल्फ़ा स्क्वायर +5 है हमारे पास, अल्फ़ा -3 है, तो हम लोग क्या सोच सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों के पास क्या दिख रहा है कि यहाँ पर 1 है 3 है, 1 है 3 है, तो हम लोग अगर इसको अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे डिनोमिनेटर को, तो क्या आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर -3 अल्फ़ा, तो अल्फ़ा स्क्वायर -3 अल्फ़ा क्या आ जाएगा 7, तो तो डिनोमिनेटर से जो है हमारा ये अल्फ़ा बीटा हट जाएगा, है ना। तो हम लोग वही करते हैं कि ऊपर भी अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अल्फ़ा टाइम्स अल्फ़ा स्क्वायर +5, फिर अल्फ़ा स्क्वायर -3 अल्फ़ा, और अल्फ़ा स्क्वायर +5 को हम लोग फिर से सेम चीज़ वो 3 अल्फ़ा + 12 लिख सकते हैं यहाँ पर। तो अल्फ़ा स्क्वायर -3 अल्फ़ा, फिर सिमिलरली बीटा के लिए यहाँ पर बीटा स्क्वायर -3 बीटा, फिर बीटा टाइम्स 3 बीटा + 12 आ जाएगा। तो इसमें ये क्या हो जाएगा, ये आपका 7 हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर -3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 7, बीटा स्क्वायर -3 बीटा 7 आ जाएगा, तो 1/7 बाहर, फिर 3 टाइम्स आपका यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर आएगा, यहाँ से बीटा स्क्वायर, तो 3 टाइम्स अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस फिर 12 टाइम्स अल्फ़ा प्लस 12 टाइम्स बीटा, तो प्लस 12 टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा। तो बस अब अल्फ़ा प्लस बीटा तो हमें पता है कि 3 होना चाहिए, फिर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आसानी से निकल जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, तो वहाँ से ये निकालो, फिर यहाँ पर वैल्यू डाल दो, तो फिर से 15 आ जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल का दिखाने का मकसद क्या था कि एक तो इस टाइप का एक्सप्रेशन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि अल्फ़ा -3 टाइम्स बीटा -3 क्या होगा। फिर हमेशा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो दिमाग में हमेशा ये होना चाहिए कि ये इक्वेशन को हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा प्लस 7, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा प्लस 7, ठीक है। और फिर यहाँ पर अगर इस टाइप से कोफिशिएंट मैच हो रहा है कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -3 है, तो हम लोग इस टाइप से बना सकते हैं कि अल्फ़ा स्क्वायर -3 अल्फ़ा वो 7 हो जाएगा, बीटा स्क्वायर -3 बीटा वो 7 हो जाएगा। तो इसको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कंफर्टेबल होते जाओगे। सेम क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ कैलकुलेट करने के लिए। तो लेट अल्फा बीटा रूट्स ऑफ दिस x स्क्वायर - 3x - 7 इज इक्वल टू 0, देन कैलकुलेट दिस थिंग। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर अल्फा क्यूब को कॉमन लिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर -7, ठीक है। फिर बीटा क्यूब को कॉमन लिया, बीटा स्क्वायर -7, अब 3 अल्फा प्लस 7, तो 3x प्लस 7 हम लोग को दिख रहा है यहाँ पर, अगर इसको इस साइड लाएंगे तो 3 अल्फा प्लस 7 क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर, ठीक है। 3 अल्फा प्लस 7 क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर, 3 बीटा प्लस 7 क्या आ जाएगा बीटा स्क्वायर, तो यहाँ पर बीटा स्क्वायर, तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर ये कैंसिल, तो अल्फा टाइम्स दिस, फिर बीटा स्क्वायर टाइम्स ये कैंसिल, तो फिर बीटा, ठीक है। तो अल्फा टाइम्स फिर अल्फा स्क्वायर -7, तो अल्फा स्क्वायर -7 क्या आ जाएगा आपका 3 अल्फा, तो अल्फा टाइम्स 3 अल्फा, फिर प्लस बीटा टाइम्स 3 बीटा, तो 3 टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसको फिर से अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा इंटू बीटा पता है, तो फिर वहाँ से ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये फिर से दिखाने का मतलब वही था कि आप लोग इसको हमेशा यूज़ करते रहो, ठीक है। ये वाला इक्वेशन कि अल्फा स्क्वायर -3 अल्फा -7 इज इक्वल टू 0, तो वहाँ से 3 अल्फा प्लस 7 अल्फा स्क्वायर, फिर अल्फा स्क्वायर -7 को 3 अल्फा लिख सकते हैं, एंड सो ऑन।
चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स पे। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स में हमारे पास क्या है कि एक क्वाड्रेटिक हमें दिया गया है जिसका रूट्स है अल्फ़ा बीटा, और फिर अगला हमें क्वाड्रेटिक बनाना है, जैसे मान लो कि जिसका रूट्स होगा α+3 एंड β+3। तो ये किस टाइप से हम लोग करेंगे, तो सीधा एग्जांपल देखते हैं। तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक है, a² + bx + c = 0, इसका रूट्स हमें पता है अल्फ़ा बीटा है। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसका रूट्स होगा α+3 एंड β+3। तो हम लोग सीधा क्या करेंगे कि यहाँ पर ये सोचो कि यहाँ से तो हमें अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू पता होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा पता होगा। तो अब हमें जो भी नया क्वाड्रेटिक बनाना है तो उसके जो भी रूट्स हैं उसका अगर हमें सम पता है और प्रोडक्ट पता है, ठीक है, तो फिर हम लोग लिख सकते हैं x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो बस वही करना है कि हमें सम निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है ये दोनों का। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको गामा बोल दिया, ये वाला जो रूट है α+3 इसको गामा बोल दिया, फिर ये वाला जो रूट है इसको डेल्टा बोल दिया, डेल्टा इज इक्वल टू β+3, ठीक है। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि जो नया क्वाड्रेटिक होगा उसका रूट्स क्या है, गामा है, डेल्टा है, तो फिर उसका सम निकालना है गामा प्लस डेल्टा, फिर उसका प्रोडक्ट निकालना है गामा इंटू डेल्टा, ठीक है। तो अगर सम निकालना है तो फिर क्या होगा α+3 + β+3, तो α+β+6। तो α+β तो हमें पता है -b/a, तो α+β -b/a, तो -b/a + 6 आ जाएगा। फिर प्रोडक्ट चाहिए तो प्रोडक्ट गामा इंटू डेल्टा, तो α+3 इंटू β+3, तो अल्फ़ा बीटा आ जाएगा प्लस फिर 3α 3β, तो 3 टाइम्स α+β प्लस फिर 9 आ जाएगा यहाँ से, तो फिर दिस इज इक्वल टू ये अल्फ़ा इंटू बीटा हमें पता है c/a है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a, तो फिर c/a माइनस फिर ये 3 टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा, तो -3b/a + 9, तो यहाँ से ये आ गया c - 3b + 9a/a। तो बस क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो गया कि सम आ गया हमारे पास, प्रोडक्ट आ गया। तो हमें क्वाड्रेटिक लिखना है जिसका कि सम ये होना चाहिए और फिर प्रोडक्ट ये होना चाहिए। तो फिर वो हम लोगों ने देखा था कि जनरल अगर लिखना है तो लैम्डा टाइम्स x² माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट्स इंटू एक्स प्लस p इज माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0, जिसमें लैम्डा 0 नहीं, तो लैम्डा को हटा भी सकते हैं, तो फिर वो एक क्वाड्रेटिक हो जाएगा, और फिर लैम्डा का वैल्यू चेंज करते रहेंगे तो फिर वो जनरल आपको अलग अलग क्वाड्रेटिक मिलते रहेगा जिसका कि सेम यही रूट्स होगा। तो यहाँ पर बस x² माइनस फिर जो भी सम ऑफ रूट्स आया है मतलब -b/a + 6 टाइम्स x प्लस फिर जो भी प्रोडक्ट आया है मतलब c - 3b + 9a/a इज इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो फाइनल में ये आ जाएगा। तो प्रोसीजर क्या हुआ, प्रोसीजर ये हुआ कि जो भी नया रूट्स दिया हुआ है एक को गामा बोल दो, एक को डेल्टा बोल दो, फिर दोनों का सम निकाल लो, दोनों का प्रोडक्ट निकाल लो, फिर फाइनल ये लिख दो। तो और एक एग्जांपल देखते हैं। तो सेम यही है कि a² + bx + c 0 दिया हुआ है, तो रूट्स दिया हुआ है अल्फ़ा बीटा, मतलब α+β दिया हुआ है, अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है। अब हमें नया एक क्वाड्रेटिक फाइंड आउट करना है जिसका रूट α² हो एंड β² हो। तो ये करने का प्रोसीजर यही है कि इसको गामा बोल दिया, गामा इज इक्वल टू α²/β, इसको डेल्टा बोल दिया, डेल्टा इज इक्वल टू β² तो अब हमें पहला स्टेप क्या करना है, सम निकालना है, तो गामा प्लस डेल्टा निकालेंगे। तो गामा प्लस डेल्टा में क्या आ जाएगा, α² प्लस β²। तो यहाँ पर एलसीएम वगैरह लो तो क्या आएगा, α³ प्लस β³ तो अल्फ़ा तो यहाँ पर हम लोग को पता है c/a, α³ प्लस β³ निकालना है, तो a प्लस बी होल क्यूब मतलब α+β होल क्यूब -3 α इंटू α+β। तो α+β की जगह पर ये डाल दो -b/a, फिर α/β की जगह पर ये डाल दो c/a, फिर α+β की जगह पर ये -b/a। तो ये वाला इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा, ये सम ऑफ रूट्स हो गया। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए तो α² टाइम्स β², तो यहाँ से फिर से α/β आ जाएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सेम ही रहेगा c/a। तो सम ऑफ रूट्स आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, x² प्लस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम यहाँ से डाल देंगे, प्रोडक्ट यहाँ से डाल देंगे, जनरल लिखना है तो आगे लैम्डा लगा देंगे वेयर लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो काफ़ी आसान है, एक रूट जो भी नया रूट है एक को गामा बोल दो, दूसरे को डेल्टा बोल दो, दोनों का सम निकाल लो, दोनों का प्रोडक्ट निकाल लो और फिर नया क्वाड्रेटिक लिख दो। तो ये जनरल प्रोसीजर हो गया। इस टाइप से कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन आपको करना है तो ये हो जाएगा। अब कुछ एक स्पेशल केस देख लेते हैं जिसमें कि हम लोग थोड़ा सा शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। तो वो स्पेशल केस क्या है कि मान लो हमारे पास ये दिया हुआ है क्वाड्रेटिक कि a² + bx + c = 0,
जिसमें a इज़ नॉट इक्वल टू 0, a b c आर कॉन्स्टेंट्स। अब इसमें हमें पता है कि अल्फ़ा बीटा जो है इसका रूट्स है। अब हमें इस टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसका रूट्स इस फॉर्म में आ जाए। ये कौन सा फॉर्म है कि एक जो रूट है उसमें बस अल्फ़ा का टर्म है, दूसरा जो रूट है उसमें बस बीटा का टर्म है। ठीक है, मतलब अल्फ़ा बीटा मिक्स नहीं है। जैसे ये वाला एग्जांपल में क्या था कि यहाँ पर बस अल्फ़ा वाला टर्म है, यहाँ पर बस बीटा वाला टर्म है। ठीक है, इसमें क्या था, अल्फ़ा बीटा दोनों मिक्स था, अल्फ़ा बीटा दोनों मिक्स था। तो हम लोग ये वाला केस का बात कर रहे हैं कि अल्फ़ा अलग बीटा अलग। फिर उसके बाद आपका लीनियर टर्म होना चाहिए। तो k1 अल्फ़ा प्लस k2 ये लीनियर है अल्फ़ा में, k3 अल्फ़ा प्लस k4 ये लीनियर है। तो लीनियर बाय लीनियर या फिर 1 बाय लीनियर या फिर लीनियर बाय 1 उस फॉर्म में होना चाहिए दोनों साइड। ठीक है, तो जो भी ये यहाँ पर क्या था, ये अल्फ़ा बीटा अलग, फिर अल्फ़ा में ये लीनियर था लीनियर बाय 1, यहाँ पर भी बीटा में लीनियर लीनियर बाय 1। ठीक है, तो या तो लीनियर बाय लीनियर या फिर 1 बाय लीनियर या फिर लीनियर बाय 1 उस फॉर्म में होना चाहिए। तो इस केस में प्रोसीजर क्या है शॉर्टकट का, तो एक तो वही तरीका है कि इसको गामा बोल दो, इसको डेल्टा बोल दो, फिर गामा प्लस डेल्टा निकाल लो, गामा इंटू डेल्टा निकाल लो, फिर उस टाइप से आप लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो वो एक तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका ये करने का क्या है, पहले प्रोसीजर देख लेते हैं। तो पहला स्टेप क्या होगा कि अज्यूम y इज इक्वल टू k1x प्लस k2 बाई k3x प्लस k4। इसमें और एक चीज़ क्या था कि यहाँ ये दोनों सिमेट्रिक होना चाहिए, मतलब कि अल्फ़ा बीटा को एक्सचेंज कर दो तो फ़र्क नहीं पड़ता है ना। तो यही आ जाएगा, मतलब यहाँ पर भी ये जो k1 है यहाँ पर भी k1 होना चाहिए, यहाँ पर जो k2 है यहाँ पर भी k2 होना चाहिए, k3 k4। तो आप अज्यूम कर लो कि y इज इक्वल टू k1x प्लस k2 बाई k3x प्लस k4। तो इसका मतलब क्या होगा, x के ऊपर अगर अल्फ़ा रखेंगे तो ये पहला वाला रूट आ जाएगा, मान लो इसको गामा कह रहे हैं तो गामा आ जाएगा। फिर x के ऊपर अगर बीटा डालेंगे तो फिर ये दूसरा रूट आ जाएगा, मान लो डेल्टा कह रहे हैं। तो ये कर लो अज्यूम कि y इज इक्वल टू k1x प्लस k2 बाई k3x प्लस k4। अब इसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ से x को सॉल्व कर लेंगे y के टर्म्स में। तो x फिर से क्या आ जाएगा, जी वाई विच विल बी लीनियर इन y बाई लीनियर इन y। ठीक है, तो ये x आ जाएगा इस फॉर्म में। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या कहा था कि x के जगह पर अगर अल्फ़ा रखेंगे तो y क्या आ जाएगा, गामा। x के जगह पर अगर बीटा रखेंगे तो y क्या आ जाएगा, डेल्टा। ठीक है, मतलब ये वाला रूट आ जाएगा। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है कि x की जगह पर अल्फ़ा रखेंगे तो y क्या आ जाएगा, ये वाला रूट गामा, और x की जगह पर अगर बीटा रखेंगे तो y ये वाला रूट आ जाएगा। ठीक है, डेल्टा। तो x अगर अल्फ़ा है तब फिर इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो नाउ सब्स्टिट्यूट x इन ओरिजिनल गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द ऑब्टेन्ड क्वाड्रेटिक इन y इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो ये पहले तो प्रोसीजर समझ लो, उसके बाद इसका लॉजिक समझेंगे। तो प्रोसीजर क्या था कि सबसे पहले तो ये क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, अल्फ़ा बीटा इसका रूट्स दिया हुआ है। फिर जो नया क्वाड्रेटिक बनाना है वो अल्फ़ा अलग है, यहाँ पर टर्म बीटा अलग है, फिर लीनियर बाय लीनियर या फिर 1 बाय लीनियर या फिर लीनियर बाय 1 है, और फिर सिमेट्रिक है। तो उस केस में क्या करेंगे, y को k1x प्लस k2 बाई k3x प्लस k4 इस फॉर्म में लिख देंगे। फिर x को y के टर्म्स में लिखेंगे, फिर जो भी x आया है यहाँ पर y के टर्म्स में तो उसको हम लोग ये जो ओरिजिनल क्वाड्रेटिक है उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो फिर से y में क्वाड्रेटिक आ जाएगा, तो वही जो क्वाड्रेटिक आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अब ये अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है तो फिर देखते हैं, थोड़ा सा समझाने का कोशिश, पहले तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं फिर समझाने की कोशिश करता हूँ। तो हमारे पास मान लो ये लेट अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड अ क्वाड्रेटिक विथ रूट्स एज दिस। तो इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं कि सबसे पहले तो अल्फा अलग है, बीटा अलग है, टर्म्स है ना, और फिर लीनियर बाय लीनियर है, फिर सिमेट्रिक भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस 3। तो x की जगह पर अगर अल्फा रखेंगे तो ये वाला रूट आ जाएगा, x की जगह बीटा रखेंगे तो ये वाला रूट आ जाएगा। तो ये पहला स्टेप हो गया। फिर अब हम लोग को क्या करना है, x को y के टर्म्स में, तो इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो एक्स वाई माइनस 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो x टाइम्स y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 3y, दिस विल बी इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1 प्लस 3y बाई वाई माइनस 1। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या बोला गया कि इसको ओरिजिनल क्वाड्रेटिक में रख दो, फिर जो भी y में क्वाड्रेटिक आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 1 प्लस 3y बाई वाई माइनस 1, तो इसको यहाँ पर रख दिया तो 3 टाइम्स 1 प्लस 3y बाई वाई माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3y बाई वाई माइनस 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करो, ये आ जाएगा 35y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 7 इज इक्वल टू 0।
फिर ये y क्या है, बस वेरिएबल है, तो यहाँ पर हम लोग x भी लिख सकते हैं अगर लास्ट में एक क्वाड्रेटिक लिखना है जो हम लोग को मिल रहा है, तो 35x² + 6x + 7 = 0। तो इसका अगर लॉजिक समझना है कि लॉजिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, तो लॉजिकली हो क्या रहा है कि जब हम लोगों ने ये कहा कि y = k1x + k2/k3x + k4, तो x के जगह पर अगर अल्फ़ा रखेंगे तो y गामा आ जाएगा, गामा इसको कह रहे हैं। x के जगह पर बीटा रखेंगे तो y डेल्टा आ जाएगा, डेल्टा इसको कह रहे हैं। ठीक है, तो x फिर ये वाला जो आया, तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है, x अल्फ़ा रखेंगे तो y क्या आ जाएगा, ये गामा, और फिर x के जगह पर बीटा रखेंगे तो y आ जाएगा डेल्टा। तो x अल्फ़ा रखने पे गामा आ रहा है, बीटा रखने पे डेल्टा आ रहा है। अब ये वाला जो क्वाड्रेटिक था, तो इसको कौन सा वैल्यू x का सेटिस्फाई करेगा, अल्फ़ा एंड फिर बीटा। ठीक है, तो अगर मैंने x को y के टर्म्स में लिख के यहाँ पर डाला है, तो x अगर जब अल्फ़ा होगा तो y क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा। x अगर बीटा होगा तो y क्या हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे पता नहीं है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस क्वाड्रेटिक का रूट, इस क्वाड्रेटिक को क्या सेटिस्फाई कर रहा था, x सेटिस्फाई कर रहा था अल्फ़ा, फिर x सेटिस्फाई कर रहा था बीटा, फिर हम लोगों ने y के टर्म्स में डाल दिया। तो जब x अल्फ़ा होगा y जो है वो गामा हो जाएगा, फिर जब x बीटा हो जाएगा y डेल्टा हो जाएगा। तो फिर y में जो क्वाड्रेटिक आ रहा है वो भी किस किस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगा, वो बस सेटिस्फाई होगा y जब गामा होगा, y जब डेल्टा होगा। तो नया जो क्वाड्रेटिक आएगा y में, तो फिर उसके रूट्स गामा एंड डेल्टा हो जाएंगे। ठीक है, तो समझ में आया हो अगर तो अच्छी बात है, समझ में नहीं आया है तो वही जो स्टार्टिंग वाला मेथड है, इसको गामा बोल दिया, इसको डेल्टा बोल दिया, फिर गामा प्लस डेल्टा निकाल लो, गामा इंटू डेल्टा निकाल लो, फिर नया क्वाड्रेटिक लिख दो। और नहीं तो मैं फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ कि y = हम लोगों ने क्या लिख दिया, x + 1/x-3। तो x को अल्फ़ा रखेंगे तो एक बार क्या आ जाएगा, ये वाला रूट गामा, x को बीटा रखेंगे तो एक बार ये वाला आ जाएगा डेल्टा। तो अब अगर x को मैंने y के फॉर्म में रखा तो फिर से क्या होगा कि x को अगर हम लोग अल्फ़ा रखेंगे y गामा आएगा, x को बीटा रखेंगे तो y डेल्टा आएगा। अब x अगर अल्फ़ा है तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, x अगर बीटा है तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। तो x को अगर y के टर्म्स में लिख के हम लोग यहाँ पर डाल रहे हैं, तो फिर इसमें क्या हो रहा है कि y अगर गामा है, y अगर गामा है तो x अल्फ़ा होगा, तो मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। तो y अगर गामा है तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। y अगर डेल्टा है तब फिर ये x बीटा हो जाएगा, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई, मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई। तो ये इक्वेशन किसके लिए सेटिस्फाई होगा, y अगर गामा होगा एंड y अगर डेल्टा होगा। तो फिर ये क्वाड्रेटिक जो होगा वो गामा एंड डेल्टा के लिए सेटिस्फाई होगा। तो अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो और एक बार देख लो, नहीं तो फिर जो स्टार्टिंग का मेथड था उसी को यूज़ कर लो। अब देखते हैं कॉमन रूट कंडीशन। तो कॉमन रूट कंडीशन करने के बाद ये तीनों क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो तीनों क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास दो क्वाड्रेटिक दिए हैं और फिर दोनों क्वाड्रेटिक में रूट कॉमन है, उसके लिए हम लोग को कंडीशन निकालना है, तो उसी टाइप से करना है। तो देखो कॉमन रूट कंडीशंस का मतलब क्या है कि हमारे पास मान लो एक ये क्वाड्रेटिक है, a1x² + b1x + c1 = 0। दूसरा ये वाला क्वाड्रेटिक है, a2x² + b2x + c2 = 0। तो कॉमन रूट्स में क्या है कि इसका, ये अगर क्वाड्रेटिक है तो दो रूट्स होंगे, ये अगर क्वाड्रेटिक है इसके दो रूट्स होंगे। तो केस 1 क्या हो सकता है कि दोनों रूट्स कॉमन है दोनों के बीच में। ठीक है, केस 2 क्या हो सकता है कि एग्जैक्टली एक रूट कॉमन है दोनों के बीच में, और केस 3 क्या हो सकता है कि एक भी रूट कॉमन नहीं है। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि अगर दोनों रूट्स कॉमन है, तो दोनों रूट्स कॉमन है का मतलब क्या हो गया कि ये जो पहला इक्वेशन है, तो दूसरा इक्वेशन में हम लोगों ने बस क्या किया है कि कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया है दोनों साइड। अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों साइड तो फिर रूट्स वही रहेंगे, बस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैंने बस एक कांस्टेंट को ही मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, तो फिर उसमें क्या होगा कि ये जो करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट्स है इसका रेशियो अगर लोगे तो फिर वो सेम चीज़ आ जाएगा। तो a1/a2 शुड बी इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो अगर दोनों रूट्स कॉमन है तब फिर ये वाला इक्वेशन आएगा। तो उसका मतलब क्या है कि जैसे ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 है, तो फिर मैंने उसको 2 टाइम्स कर दिया, 2 टाइम्स 2ax² + 2bx + 2c इज इक्वल टू 0। तो वहाँ पर a1/a2 b1/b2 c1/c2 1/2 आएगा। ठीक है,
तो अगर दोनों रूट्स कॉमन है तब फिर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो जैसे ये है, मान लो कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दोनों साइड मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसका रूट 1,3 था, इसका भी रूट निकालोगे तो वही 1,3 आएगा। तो इसमें क्या देख सकते हैं, 1/2, फिर -4/-8 1/2, 3/6 1/2, तो वो दोनों रूट्स कॉमन हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में अगर बोला गया है कि वन रूट इज कॉमन, ठीक है, हैव वन कॉमन रूट, तो वन कॉमन रूट मतलब कि दो कॉमन रूट भी हो सकते हैं या फिर बस वन कॉमन रूट। लेकिन अगर क्वेश्चन में एग्जैक्टली वन कॉमन रूट बोला गया, मतलब कि एग्जैक्टली वन कॉमन रूट है और दूसरा रूट जो है वो इक्वल नहीं है, तो अगर एग्जैक्टली वन रूट कॉमन है तो उसके लिए कंडीशन क्या होगा, तो काफ़ी आसान है उसके लिए भी। तो मान लो कि ये दोनों के इक्वेशन जो है इसमें अल्फ़ा जो है वो कॉमन रूट है, तो a1 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस b1 अल्फ़ा प्लस c1 इज इक्वल टू 0, फिर a2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस b2 अल्फ़ा प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्लास 10th में पढ़ा होगा कि लीनियर इक्वेशंस है दोनों और फिर दो वेरिएबल। तो मान लो अल्फ़ा स्क्वायर को मैं एक वेरिएबल कहता हूँ x और या फिर p, और फिर अल्फ़ा को मैं कहता हूँ q। तो यहाँ पर a1p प्लस b1q प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2p प्लस b2q प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशंस हैं p और q में, तो फिर p और q के लिए हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी चीज़, तो वहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एक पढ़ते हैं। तो मैंने एक क्लास 10 का भी मेरे यूट्यूब चैनल पर एक क्लास 10 का चैप्टर का वीडियो है कि लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं दो वेरिएबल में, तो फिर वो वाला देख सकते हो। तो वहाँ पर क्या करते हैं हम लोग कि अल्फ़ा स्क्वायर है हमारे पास, तो अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइडेड बाई फिर b1c2 माइनस b2c1, दिस इज इक्वल टू फिर ये वाला जो है माइनस अल्फ़ा बाई a1c2 माइनस a2c1। ठीक है, ये दिस इज इक्वल टू फिर ये कांस्टेंट वाले में 1 बाई a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, और ये क्रॉस मल्टीप्लिक, ये मेथड का अगर डेरिवेशन देखोगे तो कुछ नहीं, पहले अल्फ़ा स्क्वायर को एलिमिनेट कर दो, यहाँ से a2 को मल्टीप्लाई कर दो, a1 को मल्टीप्लाई कर दो, अल्फ़ा स्क्वायर को एलिमिनेट कर दो तो वहाँ से अल्फ़ा आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में अल्फ़ा को एलिमिनेट कर दो, यहाँ पर b2 से मल्टीप्लाई करके b1 से मल्टीप्लाई करके फिर सब्ट्रैक्ट करके फिर अल्फ़ा को एलिमिनेट कर दो, वहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो उसी को शॉर्ट फॉर्म में इस टाइप से लिखते हैं कि अल्फ़ा स्क्वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा, b1c2 माइनस b2c1 बाई दिस, अल्फ़ा क्या हो जाएगा माइनस ऑफ दिस बाई दिस। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा कि पहले हम लोग यहाँ से देखते हैं, तो अल्फ़ा क्या आ गया हमारे पास, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो a2c1 माइनस a1c2 बाई a1b2 माइनस a2b1, तो अल्फ़ा यहाँ से तो ये आ गया, ये दोनों इक्वेशन को लेंगे तो अल्फ़ा ये आ गया। फिर अगर हम लोग ये दोनों इक्वेशन को लेते हैं तो अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल, तो फिर अल्फ़ा क्या आ जाएगा b1c2 माइनस b2c1 बाई a2c1 माइनस a1c2। तो अगर कॉमन रूट है तब फिर ये दोनों चीज़ इक्वल होना चाहिए, तो a2c1 माइनस a1c2 बाई a1b2 माइनस a2b1, दिस शुड बी इक्वल टू b1c2 माइनस b2c1 बाई a2c1 माइनस a1c2। तो इसको अगर इस साइड लाएंगे तो a2c1 माइनस a1c2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a1b2 माइनस a2b1 टाइम्स b1c2 माइनस c1b2। तो ये जो है कॉमन रूट कंडीशन हो गया। ठीक है, तो इसको याद कर लो। तो हमारे पास कॉमन रूट कंडीशन क्या आ गया कि अगर ये क्वाड्रेटिक है a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दूसरा क्वाड्रेटिक है a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0, और दोनों के बीच में एग्जैक्टली वन रूट कॉमन है। अगर दोनों रूट कॉमन है तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर एग्जैक्टली एक रूट कॉमन है तब फिर क्या होगा कि इसको मल्टीप्लाई करो पहले a1c2 माइनस a2c1, उसको स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पर कहोगे यहाँ तो a2c1 माइनस a1c2 का स्क्वायर था, तो स्क्वायर में फ़र्क नहीं पड़ता है, माइनस कॉमन लेके -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो इसको a1c2 माइनस a2c1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो a1c2 माइनस a2c1 का स्क्वायर इज इक्वल टू a1b2 माइनस a2b1 टाइम्स b1c2 माइनस b2c1। ठीक है, तो ये कॉमन रूट कंडीशन हो गया। तो इसको याद कर लेना तो काफ़ी टाइम बच जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि अगर ये याद नहीं है तो क्या करेंगे, a1 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस b1 अल्फ़ा प्लस c1, फिर a2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस b2 अल्फ़ा प्लस c2, फिर जैसे हम लोगों ने इसको डिराइव किया वैसे फिर से करोगे क्वेश्चन में, तो सीधा इसको याद कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो अब वैल्यू ऑफ b फॉर विच द इक्वेशंस दिस x स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 हैव वन रूट इन कॉमन इज, ये IIT JEE 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था।
तो हैव वन रूट इन कॉमन, तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि या तो दोनों रूट कॉमन होंगे या फिर एग्जैक्टली वन रूट कॉमन होगा। अगर क्वेश्चन में एग्जैक्टली वन रूट कॉमन नहीं लिखा है तो दोनों केस लेना पड़ेगा। तो पहले हम लोग क्या लिखते हैं कि बोथ रूट्स कॉमन, तो बोथ रूट्स कॉमन के लिए क्या होना चाहिए, 1/1 शुड बी इक्वल टू b/1 शुड बी इक्वल टू -1/b। तो इससे क्या आएगा, अगर इसको लेंगे तो b 1 आना चाहिए, अगर फिर इसको और इसको लेंगे तो b-1 होना चाहिए। तो सेम टाइम पर b 1 होना चाहिए एंड b-1 होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो दोनों रूट्स तो कॉमन नहीं है, तो पहला वाला केस को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। फिर फॉर एग्जैक्टली वन रूट कॉमन में क्या होगा कि सीधा यहाँ से क्या लेंगे 1, तो 1 टाइम्स b, फिर -(-1), तो b+1 का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1 टाइम्स 1, तो 1 माइनस फिर ये b टाइम्स फिर b टाइम्स b² फिर ये +1। ठीक है, तो b+1 होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1 माइनस बी टाइम्स b² +1। तो बस हो गया यहाँ पे, बस इसको एक्सपैंड कर दो, b² + 2b+1 दिस इज इक्वल टू b² +1 माइनस b³ माइनस b। तो फिर आपका b² कैंसिल, 1 1 कैंसिल, तो यहाँ से बचेगा b³ + 3b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से b कॉमन लेंगे तो b टाइम्स b² + 3 इज इक्वल टू 0। तो या तो b 0 हो सकता है या फिर b² + 3 0 हो सकता है। तो b² + 3 इक्वल टू 0 मतलब b² इज इक्वल टू -3। तो b इज इक्वल टू या तो i√3 या तो -i√3, जिसमें कि i हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स इमेजिनरी जो हम लोग कहते हैं कि i² इज इक्वल टू -1, तो ये वो वाला i है। ठीक है, तो इसको ऐसे भी सोच सकते हो, b² इज इक्वल टू -3 है तो उसको हम लोग i टाइम्स √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो mod b इज इक्वल टू i√3, तो b इज इक्वल टू i√3 -i√3। तो b या तो 0 हो सकता है या तो i√3 हो सकता है, -i√3 हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में -i√3 है, तो ये वाला जो b है ये आंसर हो जाएगा। तो आई होप जब मैंने 2011 में एग्ज़ाम दिया था जेई एडवांस्ड का, IIT जेई का, तो फिर मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा शायद, याद नहीं है किया था कि नहीं। तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + ax + b इज इक्वल टू 0 एंड x² + bx + a इज इक्वल टू 0 हैव अ कॉमन रूट देन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ a + b इज। तो एक करने का तरीका क्या होगा, पहले दोनों रूट्स कॉमन चेक करेंगे। तो उसमें क्या आएगा कि 1/1, तो 1 शुड बी इक्वल टू a/b शुड बी इक्वल टू b/a, लेकिन a इज़ नॉट इक्वल टू b, तो a/b 1 तो नहीं होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो दोनों रूट्स तो कॉमन नहीं होंगे। फॉर एग्जैक्टली वन कॉमन रूट फिर से यहाँ क्या कर देंगे कि 1 टाइम्स a, ठीक है, फिर माइनस आपका b आ जाएगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब पहले x² + ax + b लिखो, x² + bx + a लिखो, फिर यही वाला कंडीशन लगा दो। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फिर b माइनस a आएगा टाइम्स फिर a² माइनस b²। ठीक है, ये करना, ये वाला कंडीशन आएगा। तो a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस लेके a माइनस बी का होल स्क्वायर टाइम्स a + b। तो a इक्वल टू बी नहीं है तो फिर इसको कैंसिल कर सकते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो बचेगा क्या, a + b इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर क्या बोला है कि न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब कि एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब मॉड लेना पड़ेगा। तो मॉड ऑफ a + b इज इक्वल टू मॉड ऑफ -1 विच इज इक्वल टू 1। तो ये एक तरीका हो गया करने का। और इसमें एक शॉर्टकट क्या है कि x को अगर यहाँ पर सोचोगे, x अगर 1 रखेंगे तो 1 + a + b इज इक्वल टू 0, x को 1 रखेंगे तो 1 + a + b इज इक्वल टू 0। तो a + b यहाँ से भी -1 आएगा, यहाँ से भी a + b -1 आएगा, 1 कॉमन रूट हो गया। तो a + b -1, तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ a + b इज़ 1, तो यहाँ पर 1 आंसर आएगा। तो इसी चीज़ को सोचने का और एक तरीका क्या हो गया, इसको जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, ठीक है, ध्यान लगा के, तब समझ में आ सकता है। तो हमारे पास क्या है, मान लो कि एक ये इक्वेशन दिया गया है कि f(x) इज इक्वल टू 0, दिस इज सम फंक्शन ऑफ x विच इज इक्वल टू 0। और फिर दूसरा इक्वेशन हमारे पास ये है gx इज इक्वल टू 0। और फिर पहला ये जो फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू 0, तो इसका मान लो मेरे पास रूट्स है अल्फ़ा बीटा गामा। और ये दूसरा जो हमारे पास इक्वेशन है gx इज इक्वल टू 0, तो ये इसका मान लो हमारे पास रूट्स है अल्फ़ा बीटा डेल्टा थीटा। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन में क्या हो गया कि अल्फ़ा और फिर बीटा जो है वो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, और गामा बस इक्वेशन 1 को, डेल्टा एंड थीटा बस इक्वेशन 2 को। तो अगर हम लोग अब क्या करते हैं कि एक नया इक्वेशन बनाते हैं दोनों को कंबाइन करके। तो मान लो मैंने m टाइम्स, पहला इक्वेशन तो m टाइम्स f(x) प्लस n टाइम्स gx is equal to 0 where m, n is not equal to 0।
मतलब कि एम भी ज़ीरो नहीं है, एन भी ज़ीरो नहीं है, तो इसको या तो इस तरीके से लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एम इंटू एन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो इसमें अगर या तो एम और एन में से एक भी ज़ीरो हो गया तो फिर ये ज़ीरो हो जाएगा। तो एम इंटू एन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो मतलब एम भी ज़ीरो नहीं है, एन भी ज़ीरो नहीं है। तो अगर इस टाइप से हम लोगों ने एक इक्वेशन लिख दिया कंबाइन करके कि एम टाइम्स एफ एक्स प्लस एन टाइम्स जी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अब इसमें अगर सोचोगे कि x के जगह पर अगर मैं अल्फ़ा रखूँगा तो क्या होगा कि f अल्फ़ा आएगा, g अल्फ़ा आएगा। f अल्फ़ा क्या है ज़ीरो, g अल्फ़ा क्या है ज़ीरो। तो m टाइम्स ज़ीरो प्लस n टाइम्स ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा। तो ये इक्वेशन 3 का अल्फ़ा भी एक रूट हो जाएगा। फिर बीटा अगर रखेंगे तो फिर f बीटा ज़ीरो, n बीटा सॉरी g बीटा भी ज़ीरो। तो बीटा जो है वो भी ये इक्वेशन का रूट हो जाएगा। अब अगर मैं गामा रखता हूँ तो गामा में क्या होगा कि एफ गामा तो ज़ीरो हो जाएगा लेकिन जी गामा ज़ीरो नहीं होगा। तो फिर एन टाइम्स जी गामा विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो गामा जो है वो इसका रूट नहीं होगा। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों जो इक्वेशंस दिया गया है तो ये दोनों को कंबाइन करके हम लोगों ने ये तीसरा इक्वेशन दिया है। तो ये दोनों में जो कॉमन रूट रहेगा वो यहाँ पर भी कैरी ऑन होगा। मतलब कि जो रूट इसको भी सेटिस्फाई कर रहा था, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा था, वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। और जो रूट बस एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था ये दोनों में से, वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो ये इसका कहने का मतलब था। तो इन द अबव केस इक्वेशन 3 इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट टू इक्वेशंस। इन दिस केस ऑल कॉमन रूट्स बिटवीन फर्स्ट टू इक्वेशन विल also be roots of third equation. ठीक है, and any root which satisfy exactly one of the first two equation will not be the root of third equation. तो जो मैंने कहा वही इसमें कह रहे हैं कि इक्वेशन 3 जो है उसको कंबाइन किया है इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से। तो जो भी इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा था, कॉमन रूट था, वो इसका भी रूट रहेगा, इक्वेशन 3 का भी रूट रहेगा। और फिर जो रूट एग्जैक्टली एक को सेटिस्फाई कर रहा था तो वो ये जो तीसरा इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। दैट इज इफ एनी रूट सेटिस्फाइज टू ऑफ द थ्री गिवन इक्वेशन देन इट विल ऑल्सो सेटिस्फाई रिमेनिंग थर्ड इक्वेशन। तो ये जो लास्ट पॉइंट कहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अल्फा जो है वो इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई कर रहा है, इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई कर रहा है, तो फिर इक्वेशन 3 को भी सेटिस्फाई करेगा। और सेम चीज़ यहाँ पर क्या कह रहा है कि अल्फा अगर ये तीनों में से कोई भी दो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर वो तीसरा इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनो फिर से कि एक इक्वेशन है इक्वेशन 1, दूसरा इक्वेशन है इक्वेशन 2, दोनों को कंबाइन करके हम लोगों ने थर्ड इक्वेशन लिखा है। ठीक है, तो कोई भी एक ऐसा अल्फा अगर हम लोगों ने निकाला जो कि ये तीन में से दो को सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर वो तीसरा इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको सोच लो अच्छे से। तो अगर ये चीज़ समझ में आ गया है तब फिर हम लोग अब यही कॉमन रूट निकालने का एक दूसरा मेथड क्या कर सकते हैं कि हमारे पास मान लो ये इक्वेशन है, पहला इक्वेशन है a1x² प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0, इसका रूट से अल्फा बीटा। दूसरा इक्वेशन है a2x² प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इसका रूट से अल्फा कमा गामा। तो अगर अब हम लोग तीसरा एक इक्वेशन बना रहे हैं ये दोनों को कंबाइन करके, तो फिर वो जो तीसरा इक्वेशन होगा उसका भी रूट क्या होना चाहिए, अल्फा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अल्फा रखेंगे तो इक्वेशन 1 जीरो हो जाएगा, अल्फा रखेंगे इक्वेशन 2 जीरो हो जाएगा, तो फिर ये इक्वेशन थर्ड जो है ये भी आपका जीरो हो जाएगा। तो अब हम लोग वो तीसरा इक्वेशन कैसे बनाएंगे? तो तीसरे इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे कि ये x² वाला जो टर्म है इसको एलिमिनेट कर देंगे। तो उसमें क्या हो जाएगा कि वो एक लीनियर हो जाएगा, और लीनियर का तो बहुत आसानी से हम लोग रूट निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला इक्वेशन को a2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये a1 a2 हो जाएगा। फिर दूसरे इक्वेशन को हम लोग a1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये a1 a2 हो जाएगा। फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो a2 टाइम्स a1 माइनस a1 टाइम्स दिस, सो a2 टाइम्स इक्वेशन 1 माइनस a1 टाइम्स इक्वेशन 2। तो a1 a2 x² माइनस a1 a2 x² तो वो कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या आएगा कि a2 b1 x है ना, और फिर a1 b2 x, तो a2 b1 माइनस a1 b2 x प्लस फिर a2 c1 माइनस a1 c2 दिस इज इक्वल टू 0। तो ये जो लीनियर है इसका रूट क्या है, इसका रूट यही है माइनस ऑफ दिस, माइनस ऑफ a2 c1 माइनस c2 a1, मतलब कि a1 c2 माइनस a2 c1 बाई b1 a2 माइनस b2 a1। तो ये तीसरी इक्वेशन का जो रूट है वो ये दोनों इक्वेशन का कॉमन रूट होना चाहिए। ठीक है, तो इसी चीज़ को यहाँ पर
लिखा गया है कि नाउ एज इक्वेशन 3 इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट टू इक्वेशन, हेंस इट शुड कैरी द कॉमन रूट बिटवीन द फर्स्ट टू इक्वेशंस। मतलब कि दोनों इक्वेशन का जो कॉमन रूट है वो तीसरे इक्वेशन का भी रूट होना चाहिए। बट इट इज लीनियर, हेंस इट विल हैव ओनली वन रूट। दिस रूट शुड बी अल्फा, दैट इज कॉमन रूट। और ये कॉमन रूट क्या है हमारा, a1c2 माइनस a2c1 बाई b1a2 माइनस b2a1। तो ये अल्फा अगर कॉमन रूट है तो अल्फा को अगर मैं इक्वेशन 1 में रखूंगा तो सेटिस्फाई होना चाहिए। तो फिर a1 टाइम्स ये a1c2 माइनस a2c1 बाई b1a2 माइनस b2a1 का होल स्क्वायर प्लस b1 टाइम्स a1c2 माइनस a2c1 बाई b1a2 माइनस b2a1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो फिर से जो कॉमन रूट का कंडीशन था वो सेम चीज़ आ जाएगा कि a1c2 माइनस a2c1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a1b2 माइनस a2b1 टाइम्स b1c2 माइनस b2c1। ठीक है, ये सिंप्लीफाई करके देख लेना। तो ये करने का मतलब क्या था, तो ये बस करने का एक नया तरीका हो गया। ठीक है, कर ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ ही है। तो जैसे अगर इसका डेरिवेशन देखोगे तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं कि इसको मतलब ये वाला जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आता है तो इसका भी डेरिवेशन अगर देखोगे तो फिर इसमें हम इसको एलिमिनेट करते हैं तो वहाँ से अल्फ़ा आता है, फिर इसको एलिमिनेट करते हैं वहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर आता है। ठीक है, तो दोनों सिमिलर चीज़ ही है, बस करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो गया। ठीक है, तो अब सेम क्वेश्चन जो था उसको ये नए वाले मेथड से करते हैं। तो वैल्यू ऑफ बी फॉर विच दिस इक्वेशंस हैव वन रूट इन कॉमन। तो हमारे पास एक ये इक्वेशन हो गया, ये एक इक्वेशन हो गया, तो दोनों को कंबाइन करके एक नया इक्वेशन बनाते हैं। तो वो हम लोग ट्राई करते हैं लीनियर बनाने का। तो उसमें क्या है, बस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। मान लो कि मैंने इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 किया तो 1 माइनस बी टाइम्स एक्स प्लस फिर b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b प्लस 1 बाई बी माइनस 1। तो इक्वेशन जो थर्ड आया है जो ये दोनों का कॉम्बिनेशन से बना है तो उसका जो रूट आया है वो कॉमन रूट होना चाहिए। तो ये जैसे कॉमन रूट हो गया तो अगर इसमें रखेंगे तो सेटिस्फाई करना चाहिए। तो b प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आएगा, b प्लस 1 बाई बी माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स b प्लस 1 बाई बी माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, तो वहाँ से b माइनस 1 होल स्क्वायर एलसीएम लोगे तो b प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स b प्लस 1 बी माइनस 1 माइनस बी माइनस 1 होल स्क्वायर बाई बी माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसको खुद से सॉल्व करना। ठीक है, ये जो मैंने स्टेप यहाँ पर लिख दिया है मतलब इसको बस यहाँ पर ये इक्वेशन में डाल रहे हैं तो वहाँ से फाइनली हमारे पास ये आएगा, वहाँ से ये सेम चीज़ आएगा बी क्यूब प्लस 3b इज इक्वल टू 0। तो b या तो 0 होगा या फिर i√3 माइनस i√3। तो फिर से आंसर ये क्वेश्चन करने का सिमिलर तरीका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0, दोनों को कंबाइन करके नया इक्वेशन। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो b माइनस ए टाइम्स एक्स प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो x क्या आ जाएगा 1 कॉमन रूट, तो x को 1 डाल दिया तो 1 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 1, तो मॉड ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब जो हम लोगों ने 2 इक्वेशन के लिए कहा है उसको आप लोग एक्सटेंड भी कर सकते हो 3 इक्वेशंस के लिए। ठीक है, या फिर उससे ज़्यादा। उसका मतलब क्या हो गया कि मान लो 3 इक्वेशन है हमारे पास और फिर हम लोगों ने एक चौथा इक्वेशन बनाया ये तीनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करके। तो फिर जो चौथा इक्वेशन है तो ये तीनों इक्वेशन में अगर कॉमन रूट है एक, ठीक है, जो कि ये तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर वो चौथे इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम लोग एक ऐसा रूट है जो कि ये चारों में से 3 को सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर वो चौथा को भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। तो लेट अल्फा इज अ नेगेटिव रियल नंबर एंड सेटिस्फाई ऑल 3 इक्वेशंस। तो हमारे पास ये तीनों इक्वेशंस दिए गए हैं। देन फाइंड अल्फा ए एंड बी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग पहले कोशिश करते हैं कि ए बी को एलिमिनेट कर दें। तो हम लोग देख सकते हैं कि अगर मैं 1 प्लस 2 करता हूँ तो a प्लस बी आ जाएगा, फिर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा इक्वेशन 3 तो फिर वो a प्लस बी वाला जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो x स्क्वायर, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पर आपका 36 माइनस 45 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन 4 आ गया ये तीनों को कंबाइन करके। तो इक्वेशन 4 का जो रूट होगा वो ये तीनों का भी रूट होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये यहाँ पर क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो एक्स क्या होगा, या तो 3 या तो माइनस 3, लेकिन अल्फा यहाँ पर क्या बोल दिया है कि नेगेटिव रियल नंबर, तो हम लोग बस ये -3 वाला लेंगे।
तो एज 4 इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट थ्री इक्वेशंस हेंस विल कैरी कॉमन रूट, हेंस कॉमन रूट अल्फा इज इक्वल टू -3। तो अल्फा जैसे -3 आ गया तो -3 को यहाँ पर डालो तो वहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा, फिर यहाँ पर x को -3 डालो तो वहाँ से b का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो लॉजिक हम लोगों ने बताया है यहाँ पर, तो ये हम लोगों ने 2 इक्वेशन के लिए बताया, लेकिन ये इक्वेशन आप लोग एक्सटेंड भी कर सकते हो कि तीन इक्वेशन है, तीनों को कंबाइन करके चौथा इक्वेशन बना दिया एंड सो ऑन। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेचर ऑफ रूट्स के बारे में देखेंगे। तो आज का अगर मुझे समराइज करना है, तो पहले अगर कॉमन रूट कंडीशन को समराइज कर दूं तो दोनों रूट्स कॉमन का कंडीशन क्या होगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर एग्जैक्टली वन कॉमन रूट चाहिए तो a1c2 माइनस a2c1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a1b2 माइनस a2b1 टाइम्स b1c2 माइनस b2c1। तो ये हो गया। फिर हम लोगों ने दूसरा मेथड क्या देखा कि दोनों को कंबाइन करके अगर तीसरा इक्वेशन बनाते हैं तो दोनों में जो कॉमन रूट है वो तीसरे का भी कॉमन रूट होगा। ठीक है, तो मेथड क्या था कि दोनों क्वाड्रेटिक है तो एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है उसको एलिमिनेट कर दो, फिर जो लीनियर आएगा एक्स तो वो आपका कॉमन रूट हो जाएगा। तो उसको आप लोग कोई भी या तो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में डाल दो तो फिर कॉमन रूट कंडीशन आपके पास आ जाएगा। तो ये कॉमन रूट का कंडीशन हो गया। फिर इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स में एक तो जनरल मेथड है कि एक क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, अल्फा बीटा दिया हुआ है, तो फिर जो नया रूट्स आपको चाहिए तो एक को गामा बोल दो, दूसरे को डेल्टा बोल दो। तो गामा प्लस डेल्टा निकाल लो, गामा इंटू डेल्टा निकाल लो, तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स आ गया, सम ऑफ रूट्स आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया, तो वहाँ से क्वाड्रेटिक लिख दो। ठीक है, वो एक तरीका हो गया। फिर दूसरा हम लोगों ने लीनियर के लिए कहा था कि अगर इस टाइप का है कि अल्फा अलग है, बीटा अलग है, सिमेट्रिक है, फिर लीनियर है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, y इज इक्वल टू k1x प्लस k2/k3x प्लस k4 लिख देंगे, x को y के टर्म्स में ला देंगे और फिर जो भी आया उसको इस क्वाड्रेटिक में डाल देंगे, तो y में अब जो क्वाड्रेटिक आएगा वही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, तो अगर समराइज करना है तो यही है। तो अभी तक हम लोगों ने ये यहाँ तक कर लिया है, कॉमन रूट कंडीशंस तक। ठीक है, फिर अगले लेक्चर में हम लोग नेचर ऑफ रूट्स को स्टार्ट करेंगे।